अच्छा, देखिए कैश बुक का क्वेश्चन है, 2 कॉलम कैश बुक का। इसका फॉर्मेट मैंने क्या बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ 2 कॉलम कैश बुक। एक कैश का और बैंक का, ऑल दोज कॉलम जिसमें हम लोग अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ उसको कॉलम कंसिडर करते हैं। तो कैश और बैंक, ठीक है, या क्रेडिट साइड पे कैश एंड बैंक, सही। और कैश बुक में हम लोग ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन which actually increases cash or bank balance are going to be recorded on the debit side और receipt side, सही। तो ये मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, दिस इज माय रिसीट साइड और माय डेबिट साइड और ऑल द ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेज माय बैंक और कैश कॉलम, ठीक है। और जो डिक्रीज करेंगे वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एंड दिस इज कॉल्ड माय पेमेंट साइड और इट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड और ट्रांजेक्शन विच डिक्रीजेज माय कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। अभी देखें, मरियम इज अ ट्रेडर ऑन 1st March 2002। 1st March 2002 इज द ओपनिंग डेट, तो मैं इनको मेंशन करते जाऊंगा। द ईयर इज 2002, दोनों तरफ लिख देंगे। और मंथ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा है मार्च, मैंने मार्च लिख दिया। बैलेंसेस इन द कैश बुक वर्क, कैश इज 100 डेबिट, कैश का 100 डेबिट साइड मेंशन है। अगर मेंशन डेबिट साइड ना भी हो तब भी हम लोग कैश का बैलेंस डेबिट साइड पे ही लिखते हैं। तो मैंने लिखा बैलेंस BD फर्स्ट को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज $100, ठीक है। उसके बाद बैंक का बैलेंस, हाँ ये मेंशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड मेंशन है तो आप क्रेडिट पे लिखो, डेबिट मेंशन है तो डेबिट पे लिखें, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन सो बैंक का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। 494 बैंक ऑन द क्रेडिट साइड, तो बैंक बैलेंस BD 494 इन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा नाउ तमाम वो ट्रांजेक्शन जो मेरा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस इंक्रीज करेंगे वो डेबिट साइड में लिखो और जो डिक्रीज करेंगे वो क्रेडिट साइड पे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन मार्च। अब मार्च में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, फर्स्ट पेड फॉर रिपेयर्स टू ऑफिस इक्विपमेंट बाय चेक, आई एम पेइंग द अमाउंट बाय चेक, इट मीन्स द बैलेंस ऑफ माई बैंक इज डिक्रीजिंग, so this transaction is going to be recorded on the credit side. Date है 4, डिटेल्स में आएगा आई एम पेइंग फॉर रिपेयर्स टू ऑफिस इक्विपमेंट, तो आपने लिखा रिपेयर्स 293 बाय चेक, तो इसका मतलब है बैंक के कॉलम में 293 लिख दिया, ठीक है बेटा। देन रिसीव्ड चेक, आई एम रिसीविंग चेक फ्रॉम नवाज 110, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 7, मैं जिससे रिसीव कर रहा हूँ उसका नाम है नवाज, और चेक रिसीव कर रहा हूँ तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 110, ठीक है बेटा। उसके बाद है परचेज मोटर व्हीकल पेइंग बाय क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर मतलब आई एम पेइंग बाय माय बैंक, सही। फिर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। मोटर व्हीकल परचेज कर रहा हूँ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 11 मोटर व्हीकल, और बैंक से पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे 5130 बैंक की कॉलम है, ठीक है। उसके बाद तो 1500 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, मैं बैंक से 1500 विड्रॉ करवा रहा हूँ फॉर माई पर्सनल यूज, सो ये मेरी ड्राइंग्स है एंड इट इज़ डिक्रीजिंग माई बैंक बैलेंस, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 13, क्रॉस रेफरेंस पर लिखूंगा ड्राइंग्स, और बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 1500। फिर उसके बाद बोले पेड 286 टू अनवर बाय credit transfer, again credit transfer is my bank and I am paying it, it means बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 19 अनवर
and I'm paying $286 to Anwar. ठीक है. उसके बाद paid office expenses in cash. I'm paying from cash. It means the balance of cash would decrease. Credit side लिखेंगे 21. I'm paying for office expenses. $67. कैश से पे करें तो कैश के कॉलम में लिख दिया. उसके बाद कैश सेल्स, इसका मतलब है मैंने गुड सेल किए एंड इमीडिएटली आई एम रिसीविंग कैश अगेंस्ट दोज गुड्स. It means the balance of my cash is increasing, so this transaction is going to be recorded on the debit side. 27. कैश सेल्स में सील कर रहा हूँ, इमीडिएटली कैश रिसीव हो रहा है तो कैश के कॉलम में 2150. सही. उसके बाद पेड वेजेस, आई एम पेइंग वेजेस इन कैश, सो मेरा कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा. क्रेडिट साइड पे लिखेंगे $28 वेजेस और कैश से पे करें तो कैश के कॉलम में 953. उसके बाद पेड ऑल कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट 150. इट मीन्स आपने जितना भी कैश आपके पास बच गया है वो सारा का सारा बैंक पे जमा कराना है और कैश में जो बचा के रखना है वो $150 है. तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको बता रहे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. दिस $150 शुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस. कैश का क्लोजिंग बैलेंस CD बता रहा है वो $150. तो मैं क्या करूँगा 31st एक लाइन छोड़ के बैलेंस CD लिखूँगा कैश का $150. कैश का बैलेंस CD क्रेडिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है हमेशा और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है. तो ये मैंने लिख लिया. सही है. अब दूसरी जो बात है कि सारा का सारा पैसा आपने कैश से निकाल के बैंक में जमा करा दिया तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं दिखा देता हूँ. और उसके दो इम्पैक्ट होंगे. वो कैश जब मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ इट मीन्स साइमल्टेनियसली दैट ट्रांजेक्शन इज डिक्रीजिंग माई कैश बैलेंस एंड ऑन द अदर हैंड इंक्रीजिंग माई बैंक अकाउंट. तो वो कैश की क्रेडिट साइड पे और बैंक की डेबिट साइड पे आएगा, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा. कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश और बैंक दोनों में एक ही टाइम पे रिकॉर्ड होती है उसको कहते हैं काउंटर एंट्री. और कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है. इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन बची नहीं है, सारी की सारी. अब देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे. अब मैं सबसे पहले कैश को बैलेंस करूँगा. एंड हाउ टू बैलेंस कैश. कैश की बड़ी साइड डेबिट साइड है, पहले उसका सम कर ले. द सम ऑफ द डेबिट साइड इज़ 2250. वो सम एज इट इज़ आप यहाँ लिखें. अब आपने कैलकुलेट वो अमाउंट करना है जो आप बैंक में जमा करा रहे हो कैश से. तो देखिए 2250 जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें से ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है दिस 150, दिस 953 एंड दिस 67 मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो पैसा जो बैंक पे जमा करा वो आ जाएगा. 1080. ये मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ कैश से निकाल के तो इसका क्रॉस रेफरेंस आएगा बैंक. और एज आई एम डिपॉजिटिंग दिस कैश इनटू द बैंक सो इट मीन्स ये दूसरा इफेक्ट इसका ये आ रहा होगा कि ये मैं बैंक को इंक्रीज़ करेंगे. बैंक को इंक्रीज़ करेंगे तो बैंक की डेबिट साइड पे भी लिखेंगे 1080 और उसका क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे कैश. ऐसी ट्रांजेक्शन को काउंटर एंट्री कहते हैं और ये उसका सिंबल आ गया. ठीक है. 31st को नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस बैंक अकाउंट. बैंक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच करेंगे. क्रेडिट साइड बड़ी है तो पहले उसका सम कर लें. 494 प्लस 293 प्लस 5030 प्लस 1500 प्लस 236. द टोटल ऑफ द बैंक साइड इज 7703. वही मैंने यहाँ लिखा 7703. अब इस 7703 में से ये सारी वैल्यूज़ माइनस करूँगा. दो वैल्यूज़ हैं तो मेरे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1080 माइनस 110. 6513 इज माई क्लोजिंग बैलेंस CD ऑफ बैंक.
ओवरड्राफ्ट है। दोनों बैलेंस सीडी को मैं नेक्स्ट पीरियड की बीडी करूँगा। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, कैश का यहाँ आ जाएगा और बैंक का अप्रैल 1 यहाँ आ जाएगा। 6513। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्रांजेक्शन है जो थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए ये हुआ क्या, देखिए मैं सबसे पहले कैश रिसीव लिखता हूँ कि मैंने कितना कैश रिसीव किया। मैंने 2150 कैश रिसीव किया और मेरे पास ओपनिंग में पड़ा हुआ था $100, तो टोटल आई हैड 2250। इसमें से मैंने पेमेंट, कैश की जो पेमेंट है वो सारी माइनस करनी है। वो कितनी थी, 67 + 953, और क्लोजिंग बैलेंस कैश में जो बचा के रखना है वो है 150। तो माई टोटल पेमेंट वॉज 67 + 953 + 150, 1170। उसने ये कहा कि जो आपको रिसीव हुआ है उसमें से जो आपने पे किया है वो माइनस कर दें, जो पैसा बचा दैट इज योर 1080, दिस शुड बी बैंक्ड, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। तो ये मैंने बैंक में जमा करा दिया और ये अकाउंट है। कैश से निकाल के बैंक में जमा कराया, इसका मतलब इसने कैश को डिक्रीज किया, इसलिए कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, और इस अमाउंट ने बैंक को इंक्रीज किया इसलिए बैंक के डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, और एक दूसरे को एज अ क्रॉस रेफरेंस यूज़ किया है। कैश के कॉलम में बैंक को और बैंक के कॉलम में कैश को, ठीक है। तो ये 2 कॉलम कैश में कंप्लीट होंगे।